में आ रहा है कि 300 और आ रही है, ठीक है, 300 वैकेंसीज और आ रही है, मतलब कुछ टाइम के बाद एडवर्टाइज हो जाएंगी। तो जब इनका एग्जाम होगा, एग्जाम इनका सबका इकट्ठा होगा, एक ही पेपर होगा। अगर 300 वैकेंसीज और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आएंगी, सिलेबस सेम रहेगा, फॉर्म उसमें भी लगेंगे, ठीक है, और उनका पेपर फिर अगेन दोनों का सेम वो करवा देंगे, एक ही पेपर करवा देंगे, वहीं से शॉर्टलिस्ट कर देंगे बच्चों को, ठीक है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहता, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, OMR बेस्ड पेपर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम में बैठना है, एग्जाम क्वालिफाई करना, मतलब रिटर्न निकाल दिया, जिसके बेसिस पे आपके रिटर्न के बेसिस पे क्या होगा, वही मेरिट बनेगा, ठीक है ना, रिटर्न बेसिस होगा। इंटरव्यू वगैरह क्योंकि आपको पता है कि फोर्थ क्लास मतलब जब तक गैजेटेड पोस्ट ना हो उससे नीचे इंटरव्यू सब खत्म कर दिए हुए, इवन आपका टीचर्स के लिए भी नहीं है क्योंकि वो भी गैजेटेड पोस्ट नहीं है। नायब तहसीलदार के लिए अभी रिसेंटली आया, नोटिफिकेशन आई हुई है कुछ टाइम पहले, उसमें भी इंटरव्यू नहीं है। तो जेकेएसएसबी जो भी मतलब सारे नहीं एग्जाम, सारे नहीं, कुछ है एक दो उसमें इंटरव्यू लेते हैं, एक्सेप्शन रखी हुई है, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में इंटरव्यू नहीं होता। तो अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू में क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि इंटरव्यू में ज्यादातर चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, किसी को 8 में भी, किसी को 18, तो गैप पड़ जाता है। लेकिन अच्छा है, एक इक्वल से प्लेइंग ग्राउंड मिल रहा है जहाँ पे आपको परफॉर्म करने, जितना आप अच्छा पढ़ के जाओगे, जितना आपके अच्छे कंसेप्ट होंगे, जितना आप अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे, हम बाद में आएंगे, 600 पोस्टें है ना। तो इम्पोर्टेंट रहता है कि बच्चे ना हमेशा जब भी पढ़ते हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, वो क्या करते हैं, आप अगर इसके सिलेबस को गो थ्रू करोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है कि जीकेएसएसबी करती क्या है, पूछती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो ये चीज ऑब्जर्व कर गया ना, समझ गया बच्चा, कोई भी एस्पिरेंट क्यों ना हो, अगर उसको ये समझ आ गई ना कि जीकेएसएसबी पूछती क्या है, जब भी आप कोई टॉपिक खुद से पढ़ोगे, आपका माइंड सेट ऐसा बन जाएगा कि आपको उसमें से वही चीजें याद रहेंगी, आपको पता होगा कि इसमें से पूछे जाने वाली चीजें क्या है, ठीक है ना। अगर मैं सिंपल कोई एक मान के चलो, एक जीएस का कोई कंसेप्ट बताऊं, और मान के चलो वहां पे हिस्ट्री की बात की हुई, ठीक है, तो जेकेएसएसबी का हिस्ट्री पूछने का ट्रेंड अगर 5-6 साल का आपको पता है ना, पिछले 5-6-7 पेपर्स का आपको पता है कि हिस्ट्री में से वो पूछते कैसे। हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे हिस्ट्री सिलेबस में आपके स्टार्ट होती है फ्रॉम 1857 से लेके 1947 तक, सिलेबस का पार्ट। मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बस, ठीक है ना, जो हमारी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है ना, बस यही चीज पूछी जाएगी पेपर में। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां से लेके यहां तक इतनी सारी चीजें हैं, अब बच्चा उठेगा वो सारी चीजें, कोई रेफरेंस बुक पकड़ेगा वहां से रट्टा मारना शुरू कर देगा, स्पेक्ट्रम पकड़ लो, कुछ भी ऐसी कोई चीज पकड़ोगे तो वहां से पढ़ना शुरू कर दोगे, जबकि आपको पता है कि यहां से हार्डली 2 क्वेश्चन आने, है ना, 2 क्वेश्चन आने, और वो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टॉप मोस्ट टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। मतलब मोस्टली जीकेएसएसबी का क्वेश्चन होता है क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में से पूछ, 5-6 बड़े बड़े टॉपिक उठा लिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पुराने पेपर उठा के देख लो, 4-5-6-7 पेपर उठा के देख लो, या तो कोई न्यूज़पेपर उठा लेंगे 3-4, या तो क्रोनोलॉजी उठा लेंगे, तो जनरली यही क्वेश्चन रहता है। आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है पीवाईक्यू से जाके कि जीकेएसएसबी पूछती कैसे, ठीक है। ये जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा फाइनेंस अकाउंटेंसी जो जीकेएसएसबी के बाकी पेपर होते हैं ना, उसके उससे थोड़ा हटके पेपर है, इसका सिलेबस डिफरेंट है, इसमें मेहनत डिफरेंट लगेगी, इसका 50% सिलेबस जो है वो ऐसा है जहां पे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मैं सिलेबस पे लेके जाऊंगा। तो यही इसी पर्पज के लिए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, जहां पे आपको देखो इंपॉर्टेंस, इसमें देखो आपको सिलेबस में जब जाएंगे आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी में कैसे हटके है, जीएस का एक पार्ट है वो खुद भी कर लेता बच्चा, ठीक है, होता नहीं है मुझे पता है, क्योंकि जो फ्रेशर होगा या तो जिसने पहले खुद से पढ़ा होगा वो वही उन्हीं लंबी चीजों में घूमता फिरेगा, ठीक है, होता नहीं है, बट फिर भी ऐसा है कि आप जीएस कर सकते हो, लेकिन इसमें 3-4 कंपोनेंट ऐसे हैं, जैसे मैथ है, स्टैटिक्स है, और अकाउंटेंसी है, जो टोटली डिफरेंट है, किसी भी एग्जाम में बाकी पढ़ने को नहीं मिलती है, ठीक है।
तो ये चीज आपको पता है, मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले वाले स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे। ये चीज आपको पता है ना, कि ये कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। एज देख लो इसमें, ये भी आपको वैसे फॉर्म भरते के टाइम चलेगी, अब फॉर्म तो लग रहे हैं 8 तारीख से भर दिया ना फॉर्म। हाँ, तो अभी इसके बाद मैं अगर बात करूं, अभी ना जेकेएसएसबी ने कोई सिलेबस नहीं डाला है, ठीक है। मतलब इसका स्पेसिफिक सिलेबस आता है, अभी नोटिफाई करेंगे वो, जब एक बार फॉर्म लग जाएंगे ना, उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन आएगी जिसमें उन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस मेंशन किया होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास लास्ट ईयर, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा 900 कुछ पोस्टें आई थी, उस टाइम पे लगा हमारे पास सिलेबस पड़ा है। तो अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि सिलेबस वही रहने वाला है, ठीक है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सिलेबस में थोड़ी चेंजेस हो, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो नहीं जरूरत है हमें पढ़ने की, वो ना होनी चाहिए, ठीक है। मेरा पर्सनल मानना है, लेकिन स्टिल क्या पता जीकेएसएस भी सेम सिलेबस रख दे। अभी के लिए हम ये मान के चलें कि जेकेएसएसबी का जो फा का सिलेबस रहने वाला है, वो यही रहने वाला जो पिछली बार आया हुआ। ज्यादातर मेहनत करके कोई ना मेहनत करना कोई अच्छा भी नहीं समझता, तो मेरा मानना है कि यही कॉपी पेस्ट करके वापस दे दे, ठीक है। देखो इस सिलेबस में 120 मार्क्स का पेपर होता है ना, और आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है, और इनके 120 मार्क्स में 120 ही मिनट्स में आपको पेपर करना होता है ना। जनरली दूसरे पेपर्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 120 मिनट होते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मान के चलो ओएमआर शोएमआर बबल करने के लिए। यहाँ पे आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, ठीक है। इसके बाद आप देखो, तो ये हमारा सिलेबस का पहला पार्ट है, ठीक है। सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है। पहला पार्ट जो बात करता है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। मैं पेपर भी खोल के बताऊंगा लास्ट ईयर वाला, अब देखना उसमें से भी उन्होंने कैसे पूछा हुआ। इसमें से यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ना, वो जीके का है, जनरल नॉलेज, ठीक है। एक जनरल स्टडीज होती है, वो डिफरेंट होता है। ये जनरल नॉलेज है, जहां पे आपको इन सारी चीजों का एक क्रक्स पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर, हाँ, 30 नंबर का कंपोनेंट है, ठीक है। मेरा थोड़ा उल्टा रहता, ज्यादातर बच्चे ये मानते हैं कि हमें इस कंपोनेंट में से 15 आने चाहिए, 18 आने चाहिए, 20 आने चाहिए। मेरे उल्टा काउंटिंग करना ज्यादा पसंद करता हूं, कि हर एक कंपोनेंट में से आप उसको ऐसे प्रिपेयर करो कि इसमें से 30 में से 3 या तो 4 क्वेश्चन ही गलत हो पाए या छूट पाए, या आपको जो नहीं आते हो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4, मतलब आपके आराम से 30 में से 26 या तो 27 क्वेश्चन बनने चाहिए, अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। जब आप सिलेक्शन की बात करोगे, या तो 30 में से 26-27 नंबर उठाने की बात करोगे, तो सबसे पहले आप ये सिलेबस देखोगे। तो सिलेबस देखना, यहां से लेके यहां तक आपका जीके है, जनरल स्टडीज, उसमें से देखना कुछ कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं, ये देखना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पहला टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। एक ऐसा टॉपिक है जहां से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये रहती है, हम लोग क्लास में ये कोशिश करेंगे कम से कम पेपर से पहले 7 to 8 मंथ्स का, ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पढ़ाया भी जाएगा, ताकि आप 6-7-8 महीने का उससे पहले देख लो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टीचर्स का काम रहता है कि वो पूरा प्रिपेयर करे और आपको बताएं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हर महीने की 20-20 40-40 चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा टफ भी नहीं होता, अगर आप 300-400 ऐसे न्यूज याद रख लेते हो, कहीं ना कहीं घूम फिर के उनमें से क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। दूसरा है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता भी है, यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, प्लस फिजियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, कौन कौन सी लेके, पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल, पॉलिटिकली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। देखो क्वेश्चन इसमें आएगा, मान के चलो कोई बड़ी सी कंट्री उठा लेंगे, ठीक है ना, वहां बताएंगे बोलो इन कंट्री, इस कंट्री को कौन कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर कर रही होती है, ठीक है ना, ऐसी चीजें उठा सकते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन आ गई, या तो 3-4 कंट्रियां दे देंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें, ये कंट्री दे देंगे, ठीक है, आगे कैपिटल लिख देंगे,
ठीक है, और आगे करेंसी लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो कंट्री पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब बताएंगे इसको मैच करो उनकी कैपिटल और करेंसी के साथ। ठीक है ना, तो आपको मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो कंट्रियां ज्यादा नहीं है कि हम सारी की सारी कंट्रियां याद रखेंगे, तो सारी कंट्रियां 200 प्लस से याद रखना तो मुश्किल होती है ना। तो लेकिन जब आपको इसकी पॉलिटिकल फिजिकल रीजन पढ़ोगे ना, तब आपको एक माइंड में इमेज बन जाएगी कि कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट के ऊपर है, उस कॉन्टिनेंट में बाकी क्या क्या चीजें हैं और नियर बाई कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग पूछेंगे बताओ कि कीनिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर करती है, तो ये क्वेश्चन तो पूछने से रहा। हाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऐसा पूछ सकते हैं साउथ अफ्रीका कौन कौन सी बाकी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है ना, या तो कोई कंट्री ज्यादा उस टाइम पीरियड में, ये क्वेश्चन यहां से भी बनता है। मान के चलो करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो टॉपिक है, जहां पे कोई कंट्री न्यूज में होगी, जहां पे कुछ रिसेंटली हैपनिंग हुई होगी, उसी को कंट्री को उन्होंने यहां से क्वेश्चन बना दिया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा टॉपिक जो है आपका, देखो, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, यानी कि इंडियन कल्चर और हेरिटेज मैं बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर है ना, आर्ट एंड कल्चर प्लस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये टॉपिक बताया हुआ। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मैंने आपको बता दिया 1857 से लेके 1947 तक पढ़ेंगे, है ना। और जो ये आर्ट एंड कल्चर है, ये एंशिएंट टू मॉडर्न पढ़ा जाता है। ठीक है, एंशिएंट टू मॉडर्न पढ़ा जाता है। अब आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारा नहीं पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर में या एंशिएंट हेरिटेज में हमें क्या पढ़ना है, जो हेरिटेज साइट्स होती है वो। ठीक है ना, उसके बाद इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है इंडिया में, ज्यादातर साउथ में, ईस्ट में, हमारे नॉर्थ में भी है। सारे टेम्पल्स के बारे में तो लिस्ट बनाएंगे ना, एक हम छोटी सी टेम्पल्स की लिस्ट बनाएंगे, मोनूमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे, हेरिटेज की लिस्ट बनाएंगे, रिसेंटली कितने आए हुए, कैसे, कौन सा, किसने बनाया हुआ था, ये चीज हमें इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है ना, तो टेम्पल, आर्किटेक्चर, मोनूमेंट्स, हेरिटेज साइट्स, ये सारी चीजें आप इसमें इस वाले पोर्शन में पढ़ोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, फ्रीडम मूवमेंट सिंपल 1857 के आगे 1947 तक। अगर मैं गिन के भी बताऊं ना, तो हार्डली 40-50 लाइनों में आप इसको याद कर सकते हो, 40 to 50 लाइन्स के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि 57 के बाद क्या क्या हुआ है, एक सीधी क्रोनोलॉजी, हर साल में क्या क्या हैपनिंग हुई, तो टिल 1947 तक पढ़ोगे, आराम से निकल जाएगा। और क्वेश्चन कोई टफ आता ही नहीं है हिस्ट्री से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड होता है। नॉट इवन आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा से ज्यादा टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, मोन्यूमेंट्स या हेरिटेज पूछेंगे, है ना। अब उनका नाम, उनको बनाया किसने, वो है कहां पे, स्टेट कौन सी, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। टोटल फैक्चुअल है, रट्टा मारना है, रट्टा मारना जरूरी होता है, क्योंकि रट्टा मारने के दो तरीके होते हैं, या तो हम रट्टा ही मारो जैसे बचपन में मारा करते थे, तो या तो फिर कुछ निमोनिक्स बना लो याद करने के लिए चीजें। ठीक है, तो टीचर का काम होता है कि जब भी टीचर पढ़ाता है, वैसे हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ तो मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ यार इन चीजों को याद करना टफ है, तो बेटर है आप ऐसा निमोनिक याद कर लो। ठीक है, जैसे 6-7-10 चीजें एक निमोनिक्स में आ जाए। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमेशा क्वेश्चन इससे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से हमेशा क्वेश्चन आता है, मतलब नेशनल हाईवेज। ठीक है, जो हमारे रेलवेज हैं, के बाद पोर्ट्स हैं, तीसरी चीज, और जो हमारे वाटरवेज हैं, वाटरवेज थोड़े से ही है, वाटरवेज पता होना चाहिए कौन कौन से वाटरवेज किसको किसको कहां तक मिलाता है। ठीक है ना, कहां से कहां तक कौन सा वाटरवे है, नेशनल हाईवे कहां से कहां तक है। ठीक है ना, अब हमारे कुछ कॉरिडोर्स बन गए हैं, वो कॉरिडोर्स किसको किसको कनेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें, तो हार्डली मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस के ऊपर मटेरियल बनेगा आपका, राइट करोगे कॉपी के ऊपर, जहां से आपके सारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन निकल जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप ऐसे मान लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं आ गया इसमें से, जितना मैंने बताया पढ़ने के लिए बहुत है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, बट आपको पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से अगेन 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो सकते, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से भी 1 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद है डेमोग्राफी, सेंसेस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, यानी कि सेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंसेस होता क्या है, स्टार्ट कब हुआ था, जिसमें बात करूं 1871 में पहला सेंसेस हुआ था। ठीक है ना, स्टार्ट हुआ था 1891 में पहली बार प्रॉपर सेंसस हुआ था हमारी कंट्री का। उस टाइम पे सेंसस का करवाने का मकसद गवर्नमेंट का अलग होता था, क्योंकि 80s में कौन, 1871 81 में कौन करवाता था सेंसस, ब्रिटिशर्स। उनका मकसद क्या होता था,
उनका मकसद ये होता था सेंसस करवाने का कि हम ये सेंसस करवा के ये चीज पता करें किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है और वहां से हमें कितना टैक्स वगैरह आएगा। समझ आए कहानी? तब इनका मकसद ये था। उसी सेंसस को अभी भी हम करवाते हैं, हर 10 साल के बाद एक सेंसस होता है, ठीक है। 2011 में लास्ट टाइम हुआ था, फिर 2021 में होना था, कोविड की वजह से हो नहीं पाया, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसको क्या करेंगे, डिजिटली करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा सेंसस कंप्लीट हुआ नहीं है, जो नया वाला होना है। तो अभी तक आपको 2011 वाले सेंसस का डेटा पता होना चाहिए। डेटा में क्या होगा, लिटरेसी कितनी थी, ठीक है, इलिटरेसी कितनी है, वुमेन्स का स्ट्रेंथ कितनी है, मेल की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सी स्टेट में कितनी लिटरेसी है, कौन सी स्टेट में कितने पॉपुलेशन है, ये सारी कहानी आपको सेंसस से पता चलेगी। हाईएस्ट लोवेस्ट, 4-5 टॉप वाले, 2-3 लोवेस्ट वाले याद कर लो, हो जाएगा। इट विल टेक ओनली 2 पेजेस टू कंप्लीट दिस होल टॉपिक। टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे जनरली कुछ चीजें उठा के पढ़ लोगे, यहां से यहां से यहां से, वो चीज आपको क्वालिफाई नहीं करवाएगी। आपको हर एक टॉपिक को प्रॉपर गो थ्रू जाना है, तभी जाके आप इससे निकल सकते हो। इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर हिमालयन और सदर्न रिवर, यही हमारे पास है ना। सदर्न रिवर है, हिमालयन रिवर है, 7-8 नॉर्थ में, वही 5-6 साउथ में, ठीक है। हर एक रिवर्स की अगर मैं लाइन बताऊं, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, सारे रिवर्स आपको ऐसे टिप्स में पता होने चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देखो, इंदस है, झेलम है, ठीक है ना, उसके बाद चनाब है, रावी है, सतलुज है, गंगा है, यमुना है, ठीक है, नर्मदा है, उसके बाद गोदावरी है, नर्मदा है, कावरी है, और कृष्णा और कावरी, ये रिवर्स इंपॉर्टेंट बड़े बड़े रिवर आ गए। अब हर एक रिवर को जब आप लिखोगे, मैं सिर्फ बात करता हूं, जैसे आप गोदावरी को लिखोगे, ठीक है ना, गोदावरी को लिखोगे, अब गोदावरी के नीचे 2 चीजें लिखोगे आप, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ऐसे तो पढ़ोगे, है ना। तो सारी रिवर्स एक ही बारी में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें पता है इससे पूरे में से एक ही क्वेश्चन आना है, लेकिन एक क्वेश्चन कहां से आना है, यू नेवर नो। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपको सिलेक्शन करवाने में। तो वैसे ही कुछ लेक्स हैं, कुछ रिवर्स हैं, ठीक है ना। तो लेक्स के बारे में अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाओगे, तो आपको लेक्स मिलेंगी, जितनी कितनी आपको पढ़ाई जाएंगी उतनी अनफ होती है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा नहीं किसी गांव में कोई लेक है तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, जब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई कहानी। फिर देखो, वेदर है, क्लाइमेट है, क्रॉप्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिसमें आपको वेदर, मॉनसून के बारे में पूछा जाएगा। अब वेदर में मॉनसून जो होता है, अब वेदर भी देखो, हमारा मॉनसून क्लाइमेट है, ठीक है, मॉनसून क्लाइमेटिक डिवीजन है हमारी। वेदर पूछा जाएगा, जैसे साउथ में कैसा होता है, सेंट्रल इंडिया में कैसा होता है, नॉर्थ इंडिया में कैसा होता है, कैसा वेदर इंपॉर्टेंट होता है कौन सी क्रॉप के लिए, ठीक है ना, कैसे वेदर में फिर कौन सी क्रॉप बनेगी। तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मैं बात करूं मेजर क्रॉप से, हमारे पास जैसे राइस है, व्हीट है, ठीक है, शुगर केन है, ठीक है, उसके बाद बार्ले है, ज्वार है, ये चीजें बड़ी बड़ी चीजें आ गई। अब ये चीजें सबसे ज्यादा किस स्टेट में होती है, मतलब नंबर 1 पे व्हीट पे कौन है, नंबर 1 में राइस में कौन है, नंबर 1 पे मेज में कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। या तो 3-4 स्टेटें दे दी जाएंगी, बोलेंगे इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में बताओ जहां पे सबसे ज्यादा राइस केन्स बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, ये जीएस वाला सारा इजी चीजें रहती है। फिर है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ऐसे खुद में बहुत बड़ा एक किताब है, किताब छोड़ो, इसमें लोग मास्टर करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप इस सारे कंपोनेंट को देखोगे, तो बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, जहां पे आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है इसके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके अलावा जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इकोलॉजी में, ठीक है ना, रिसेंट डेवलपमेंट्स, उनके बारे में आपको पता थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऐसी बात करूं, इंटरनेशनल लेवल पे UNFCCC है हमारे पास, CBD है हमारे पास, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या क्या उनके इंपॉर्टेंस है, वो चीजें आपको इसमें पढ़नी। तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये हमारा जीके का पोर्शन था, और उसके बाद आपका आएगा JNK का पोर्शन, ठीक है। फिर आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जिसमें आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, थोड़ी सी हिस्ट्री है उसकी, ज्यादा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है नहीं, वैसे जम्मू की तो बहुत ही कम है, कश्मीर की थोड़ी ज्यादा है, तो कश्मीर की हिस्ट्री आपको पढ़नी है। फिर वहां की इकोनॉमी सारा करंट से आएगा, ठीक है ना, इकोनॉमी जितनी भी आएगी, करंट डेवलपमेंट्स जो चल रही होंगी, वहां से क्वेश्चन आपको आएगा,
या तो क्रॉप्स वगैरह के बारे में नीचे लिखा, हाँ लिखा हुआ। ज्योग्राफी जिसमें वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर, लेक्स, फ्लोरा एंड फोना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अब देखो यही रिवर लेक्स आपने ऊपर इंडिया के केस में पढ़ी थी, यही आपको जम्मू कश्मीर में केस से पढ़नी है। मैंने रिवर्स आपको पहले बता दिए, कश्मीर से लेके यहाँ तक रावी तक, है ना, इंदर से लेकर रावी तक, तो यही रिवर तो जम्मू कश्मीर की यूटी में है, इंक्लूडिंग लद्दाख में। और कुछ लेक्स हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लेक्स, ठीक है, तो लेक्स के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ाया, वैसे आप लेक्स ढूंढोगे तो सारी नहीं मिलेंगी, लेकिन जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो ये सारी लेक्स, मैं जम्मू कश्मीर खुद पढ़ाता हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री के साथ आ जाता है, तो जम्मू कश्मीर जो मैं खुद पढ़ाता हूँ तो लेक्स के मेरे पास एक ना पूरा मैंने बना रखा हुआ है, मतलब जहाँ पे आपको कश्मीर के नॉर्थ से लेकर जम्मू तक की सारी लेक्स कवर हो जाती है, ठीक है। हेरिटेज एंड कल्चर, ज्यादातर जम्मू कश्मीर का कल्चर पूछते क्या है, डांस के बारे में, जैसे हफीजा के बारे में पूछा है, कुंड के बारे में पूछा है, डांस, हाँ रातों फिर आर्किटेक्चर हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, रघुनाथ टेम्पल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैनल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, फिर मार्टन टेम्पल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हरि पर्वत फोर्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये बनते हैं। फिर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कश्मीर में चले जाओ जितने भी एरिया, सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जम्मू में मानसरोवर सरिस्का एक लेक आ गई, फिर सनासर पत्नीटॉप आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट में है शिवखोड़ी जैसे मे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, और फिर कश्मीर में चले जाओ इतने सारी हैं, तो सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब पूछेंगे क्या, पूछेंगे कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी स्टेट के अंदर है, ठीक है। जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसके बाद पूछा गया, देखो इसको जब आप पढ़ोगे ना, जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला, इसमें काफी सारी चीजें पढ़ने को है, जैसे पॉलिटी ऑफ, पढ़ी होगी आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत कभी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मान लो इसका अभी के लिए, जम्मू एंड कश्मीर को कैसे रन किया जाता है, ये पूरा एक्ट है, एक्ट के अंदर बहुत सारे सब मतलब आर्टिकल जैसे होते हैं वैसे सेक्शंस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बताई गई कि जम्मू कश्मीर को अभी कैसे रन किया जाता है, वहां की गवर्नमेंट कैसी है, वहां पे गवर्नमेंट बनती कैसे है, इलेक्ट कैसे होती है, एलजी कैसे बनता है, काम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जेएंड के पंचायती राज एक्ट, ठीक है, पंचायती राज एक्ट 1978 का, वैसे जम्मू हमारे जेकेएसएस भी हर एक पेपर में इसको डालती है, यहाँ डालना भूल गई थी, मुझे लगता है नया जब सिलेबस बना के आएगा ना उसमें ये चीज ऐड कर देंगे, और मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, हो सकता है जब नया सिलेबस आए तो उसमें हमें बाकी सारी यही चीजें देखने को मिले, या 10th था ये 11th आगे और आएगा जेएंड के पंचायती राज एक्ट डाल दें, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, नहीं भी डाल सकते, अच्छी बात होगी, नहीं डालेंगे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये पता लगा आपको। देखो ये एक ऐसा सिलेबस है 30 नंबर का, जहां आप पढ़ोगे, मैम मेरा पर्सनल मानना है कि आराम से आप, अगर आप इसको पढ़ लो ना, आराम से आप 28 मार्क्स ले सकते हो आराम से, ठीक है, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, 6-7 इसके कंपोनेंट है, बड़े कंपोनेंट में से 3-4 क्वेश्चन ही छूटने चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा, बड़े मतलब 2 कंपोनेंट से जीके एंड अकाउंटेंसी, इसमें से हमारा रहेगा कि कम से कम इन 2 कंपोनेंट में से एटलीस्ट, इन 2 कंपोनेंट में से एटलीस्ट हमारे 26 मार्क्स बन जाए, 52 मार्क्स बन जाए, ठीक है ना, इन 2 में से हमारा टारगेट रहेगा। अब ऐसा होता है कि इन 2 में से ये वाला इजी है, आप इसमें 28 कर लो, आप इसमें 29 कर सकते हो, बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे क्वेश्चन छूटेगा यहाँ से, ठीक है, इनमें से आप 28-29 क्वेश्चन निकाल दो, यहाँ अकाउंटेंसी आपके लिए अलग है, न्यू है बैकग्राउंड है कॉमर्स, अब जिनकी बैकग्राउंड कॉमर्स है उनके लिए तो चलो इजी है, लेकिन जिनके लिए नहीं है तो उनको अगर यहाँ से 4 क्वेश्चन में ऐसे बता रहा हूं आपके छूटेंगे, मान के चलो 6 छूट गए, एटलीस्ट 24 यहाँ से बने, 28 वहां से, आपका नेट जो आपका कैलकुलेशन था वो कम नहीं ना होना चाहिए, तो ये कोशिश करनी है कि हमें किसी में अच्छे मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो अकाउंटेंसी है, ये अकाउंटेंसी का सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है, अब इसमें पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस में आप देखोगे तो ये 11th एंड कुछ सिलेबस थोड़ा सा पार्ट जो है वो 12th से, जो 11th और 12th के सिलेबस में होता है ना वो वाला पार्ट है, ठीक है, लेकिन 11th और 12th में आपको कंसेप्चुअल ज्यादा चीजें मिलेंगी, यहाँ पे आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा हट के चीजें पढ़नी पड़ती, ठीक है, रेफरेंस बुक्स को कंसल्ट करके ही चीजें निकलती है, तो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ पहले ये सिलेबस, मैंने देखा हुआ इसको अच्छे से, ये कुछ ज्यादा नहीं है, अब हर एक चीज को पढ़ोगे तो कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है,
अकाउंटेंसी जो होती है ना वो कैलकुलेशन बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड होती है, ठीक है। आपको कैलकुलेशन बनानी है कि ये चीज अगर ऐसी होगी, हम दोनों की पार्टनरशिप अगर है, तो अगर आप 100 रुपए डालते हो, मैं 200 डालता हूं, तो हमारी पार्टनरशिप आगे चल के क्या कैसी बनने वाली है, ये चीजें बताती हैं। अगर दो लोगों की पार्टनरशिप चल रही है तो तीसरा बंदा इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना। अभी होता है ना, देखो मोस्टली में देखने को मिलता है, सुबह सुबह में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अरावली सुना है, माउंटेन्स राजस्थान वाले पार्ट में, है ना। तो अरावलीज माउंटेन्स जो है ना वो हमारे इंडिया में ऐसे हैं, ऐसे है ना, अरावलीज माउंटेन्स ऐसे हैं, इन्हीं माउंटेन्स के इस साइड में दिल्ली है और इस साइड में राजस्थान। अब यहाँ पे ये था कि ये अरावलीज माउंटेन्स में माइनिंग करना बंद मना था, माइनिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं कि ये माउंटेन खत्म हो जाएगा और जो हमारा इस साइड वाला पार्ट है डेजर्ट वाला, है ना, डेजर्ट वाला पार्ट, ये डेजर्ट वाला पार्ट जो है हमारे यहाँ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन एरियाज में इफेक्ट करेगा, ये भी रेगिस्तान बन जाएगा। प्रॉब्लम थी, तो ये तय था, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तय करके रखा था कि अरावलीज में माइनिंग नहीं। अब रिसेंटली हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई चला गया बंदा, उसने कहा कि अरावलीज माउंटेन्स की माइनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सारी पहाड़ियां जो 100 मीटर से नीचे जिनकी हाइट होती है, मतलब ऐसी पहाड़ियां जिनकी हाइट 100 मीटर से नीचे होती है, उनको हम माउंटेन नहीं मानते। तो अरावलीज के अंदर वो सारा वाला पार्ट जिसकी हाइट 100 मीटर से कम है, हम वहां पे माइनिंग कर सकते हैं। तो कोर्ट का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना, हमारे पास लॉ बना हुआ है कि 100 मीटर से नीचे वाली किसी भी पहाड़ी की हाइट होगी वो माउंटेन नहीं माना जाएगा। निकाला लूप होल, तो लूप होल निकाला, तो इन्होंने बोला कि ठीक है अरावलीज के उस पार्ट में आप माइनिंग कर सकते हो जिसकी हाइट 100 मीटर से कम है। अब पूरी अरावलीज जो है उसमें से 87% के अराउंड वाला जो एरिया है पूरी अरावलीज का, वो 100 मीटर से कम है। तो एक तरफ से आप पूरी अरावलीज में माइनिंग कर सकते हो। जैसे ये चीज सामने आई कि आप पूरी अरावलीज में माइनिंग कर सकते हो, तो माइनिंग करने के लिए वहां पे पता क्या था, व्हाइट पत्थर था वहां पे। व्हाइट पत्थर कहां पे काम आता है, सीमेंट बनाने के काम आता है। तो सीमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सब में हमारे कंट्री के माननीय वी कैन से बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना 60% से ज्यादा स्टेक ले लिया ना, स्टेक अपना खरीद लिया, उनका स्टेक 60% से ज्यादा हर एक कंपनी का, ठीक है। अब जितना भी प्रॉफिट करेगी कंपनी उसमें से 60% का 60% ज्यादा का प्रॉफिट एक बंदे को चला जाएगा, उसने खरीद लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका क्या हो गया, मोनोटोनी क्रिएट कर दी उसने अपने यहाँ, कर दी ना। अब यही अकाउंटेंसी में पढ़ोगे कि अगर बंदा ऐसा कोई आ जाता है पार्टनर, जो पार्टनर अपने स्टैक्स खरीद लेता है कंपनी के या किसी भी चीज के, तो उसके इफेक्ट क्या पड़ता है पूरी उस पे, है ना। तो ये चीजें पड़ती हैं। आप ये बताओगे आपने कोई बिजनेस खोला, है ना, बिजनेस, आप वैसे क्लरिकल काम करते चीजें पता ही होंगी आपको, बिजनेस खोला, तो बिजनेस के बाद अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या चीजें परचेज की, कितना स्टॉक बचा, कितना सेल कर दिया, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें अकाउंटेंसी आपको बताती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहां पढ़ोगे आप, अकाउंटेंसी में। देखो इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स पढ़ोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल्स कैसे बनाते हैं, बुक होती है जनरल जिससे आप एंट्रीज दर्ज करते हो, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट सीख लिया कहानी खत्म, ठीक है। वोचर अप्रोच क्या होती है अकाउंटिंग में, बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, जब आप बैंक से ट्रांजेक्शन करवाते हो तो वो ट्रांजेक्शन कैसे इंटर होती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट्स कैसे बनती है, पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे बनते हैं। अब ये तो अकेले वाले थे यहां तक बेसिक चीजें, अब पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे बनते हैं, लेजर अकाउंट कैसे बनता है, कैश बुक फाइनेंशियल ऑडिट कैसे होता है, एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग कैसे बनती है, सिंगल एंट्री भी होती है किसी में, कहीं पर डबल एंट्री होती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है। यहां तक ये अकाउंटेंसी जहां तक खत्म हो जाती है। फिर इससे नीचे मतलब जो अकाउंटेंसी बेसिक है वो ये वाली इतनी है यहां तक, ठीक है। और उसके बाद जो शुरू होता है दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग का, सोशल ऑडिट का, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम का, ठीक है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, ये बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। टैक्सेशन इंडिया की, टैक्स लॉज कैसे होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इकोनॉमी का पार्ट भी है। कास्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल कैसे होता है, कास्ट अकाउंटिंग क्या होती है, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम में ये क्या होता है, ठीक है। अब इस सारे को देखोगे तो ये पहले वाला जो मैंने ऊपर ग्रीन में लिखा हुआ है, तो ये एक पार्ट है, जो रेड वाला है ये दूसरा पार्ट है। ये रेड वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा हटके है, इसमें आपको इकोनॉमी ज्यादा इंटर हो जाएगी, कंसेप्ट ज्यादा इंटर हो जाएंगे।
यहाँ मैथमेटिकल ज्यादा है, ठीक है ना। पढ़ना यहाँ पे भी है, थ्योरी यहाँ पे भी है, लेकिन ज्यादातर आपको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ट्रायल लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है, वहां पे सीधा दिया होता है, ठीक है, ये कुछ एंट्रीज दी होंगी, ठीक है, आपको पीएनएल अकाउंट, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसको बताना हुआ है, सिंपल एंट्री बनानी है, पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बताना चाहिए आपको, उस फॉर्मेट में कैलकुलेट करना बताना उनको। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे ज्यादा होते हैं और थ्योरेटिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर जैसे ये है डबल एंट्री बुक कीपिंग है तो इसमें क्या फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कैसे चीजें एंटर होती है, कैसे जर्नल बनता है, कैसे लेजर बनता है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है ना, और फिर फाइनली बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो हर एक चीज का एक मतलब होता है, बात यही है ना, हर एक चीज का एक मतलब होता है। ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है, बैलेंस शीट बनाते क्यों है, तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मैं कहूं कि ये बहुत टफ है तो मेरा मानना है कि ये टफ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें बेसिक हर इंसान को आती है, बस अब आपको उनको फॉर्मेट वे में बनाना चाहिए, ठीक है ना। घर से पैसे देते हैं ना, मतलब घर वाले जब पैसे देते हैं या घर से आप निकलते हो कुछ चीज खरीदने के लिए तो 10,000 रुपए जेब में लेके जाते हो, तो वापस जब घर पहुंचते हो तो ये चीज तो हर एक कैलकुलेट करता है कि मैं 10,000 लेके गया था, 5 या 7 या 8,000 मैंने खर्चा खर्चा क्या किया मैंने कैलकुलेट करेगा, ठीक है, यही कैलकुलेशन अकाउंटेंसी में करनी है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि आपको थोड़े फॉर्मेट पता होने चाहिए, इस फॉर्मेट में कौन सी कैलकुलेशन आपको ऐड करनी है, समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 था सिलेबस का। अब मैं बात करूं पार्ट 3 की, तो इंग्लिश है वेरी कॉमन, वो 10 नंबर है। इसके अलावा आपको जो भी मिलेंगे ना कंपोनेंट सारे 10-10 नंबर के मिलेंगे। पहले दो 30-30 मार्क्स के 60 हो गए और अगले 6 कंपोनेंट और होंगे इसमें 10-10 नंबर। इसमें से देख लो इंग्लिश है 10 नंबर की, बेसिक इंग्लिश है 10 नंबर की, कोई ज्यादा टफ उसमें कुछ नहीं है। बट मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, बड़ी बारी मैंने क्लियर की भी है, मैं क्लियर ये कर देता हूं कि ये जो बेसिक इंग्लिश है तो ये बेसिक है, तो ये बेसिक, बट इंग्लिश 10 नंबर की ना, इसमें बहुत सारी चीजें, टेंस, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंस, नरेशंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन जिसमें फ्रेजेस होंगे, नॉन्स होंगे, प्रोनाउंस होंगे, होमोफोन्स होंगे, ठीक है, क्लासेस होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, पेयर्स ऑफ वर्ड्स होंगे, देयर मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाने हैं उनको, एडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा, ये सारी चीजें इसमें आपको बताइए। लेकिन ये एक ऐसा कंपोनेंट है, जनरली क्या होगा जब आप पढ़ोगे ना, आप ये बोलोगे कि यार ये चीज तो बहुत इजी है, इसको इजी कंपोनेंट बन के आपने क्या करना है, छोड़ देना है। और ये जब आप छोड़ दोगे बाद में आपको ये मार्क्स देगा 5 10 में से, जबकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें से 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। बस आपको करना क्या है, बेसिक रूल क्लास में पढ़ाए जाएंगे, फिर उसके ऊपर आपने मल्टीपल टाइम हर एक पॉइंट के ऊपर, इसमें जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हर एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, बहुत सारे एमसीक्यू लगाओगे, आप क्लियर हो जाओगे क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, तब जाके आप इसमें 10 में से 10 नंबर ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने देखा हुआ है कि जो बच्चे इंग्लिश को में मास्टर कर चुके हैं, मतलब इंग्लिश में उनके मास्टर है, स्टिल इंग्लिश में उनके ग्रामर में उनके मार्क्स जो है वो क्या होते हैं, कम आते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करके अच्छे से पढ़ना, ठीक है। क्लियर हो गया इंग्लिश। इंग्लिश के बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टैटिक्स और मैथ का। देखो 11th का मैथ अगर किसी ने पढ़ा होगा, 11th और 12th का, तो ये चीजें उतनी बहुत ईजी। मैं ये मान के चलता हूँ कि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 10वीं में मैथ छोड़ दिया होता है, ठीक है। तो ये 10वीं का मैथ नहीं है, ये 10th के बाद वाला मैथ है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन, इस स्टैटिक पोर्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपके नंबर टूट सकते हैं अगर आपको मैथ नहीं, टूट सकते हैं नंबर। क्यों टूटते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो बड़ी बारी पढ़ने के बाद नहीं आती, ठीक है। तो उनको हमें, इसलिए मैंने आपको ऊपर कहा था कि जीएस में अच्छे मार्क्स ले लो ताकि अगर इसमें एक नंबर कम आए तो वो वहां पे कोप अप हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये बहुत इजी टॉपिक्स है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पढ़ना है आपको, कुछ सॉल्व नहीं करना है। प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चनरीज कैसे होती है, टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर ये आ गया एट्रीब्यूट्स वाला, बेसिक कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशंस,
थोड़ा सा यहाँ पे बंदा फंस जाता है अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडेक्स नंबर वाला आ गया, फिर डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस ऊपर पढ़ा था ना हमने। डेमोग्राफी देखा हमने जीएस में अंदर, सेम सिलेबस था, डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड द फंक्शन, था ना सेम। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, वहां पे आपको कैलकुलेशन की हुई याद करके बतानी है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि काम कैसे होता है, ठीक है। फिर वाइटल स्टैटिक्स आ गया, इसके मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड फर्टिलिटी रेट कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस, नेट, ठीक है, और मेजर्स ऑफ मोर्टिलिटी। यहाँ पे आपको बताना है, पहले तो ये चीज आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये चीजें होती क्या है। फिर दूसरा, इन चीजों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। मतलब मोर्टिलिटी रेट कैसे निकालेंगे, टोटल कितने बंदे पैदा हुए, मतलब लास्ट ईयर की पॉपुलेशन 100 थी, इस साल 20 बंदे पैदा हुए, 18 मर गए, तो मोर्टिलिटी रेट निकलेगा ना उससे। तो आपको मोर्टिलिटी रेट होता क्या है, मतलब डेथ कितनी होती है, ठीक है, और निकालते कैसे हैं उसको, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब मैं कुल मिला के ये बात करता हूं कि स्टेटिक्स जो हमारी है 10 नंबर की, ये सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपको कंसेप्ट सीखने हैं, वहां से आपको निकल जाएगी चीज, ठीक है। 10 नंबर की आ गई। फिर देखो 10 नंबर का मैथ है आपका। अगेन मैथ जो है, ये देखो कुछ चीजें इसमें मैथ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इजी निकलती है 10वीं लेवल की, इससे सिंपल एंड कंपोनेंट टेस्ट निकल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ये भी निकल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी बचा हुआ ना, ये 11 12 का सिलेबस, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स हो गए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी निकल जाती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगी, सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट टेस्ट हो गया, और प्रोबेबिलिटी होगी, ये निकल जाएगी। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सेट थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री एंड वेक्टर थ्योरी, ठीक है। तो ये सारा मैथ है जो आपको 11 12 में पढ़ाया जाता है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अप टू 10th जो होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि आप इन दो कंपोनेंट्स को छोड़ के पेपर में चले जाओ। छोड़ने का मतलब होगा कि आप अभी 100 में से आपको 90 लाने हैं, यही मतलब हुआ ना। अगर इसमें से आप कम मार्क्स, देखो ऐसे बच्चे बड़े सारे होंगे जिनको ये मैथ और स्टैटिस्टिक्स की चीजें नहीं जमती हो, टफ लगती है बच्चों को। मैं कहता हूं कि इतने दोनों को पढ़ लो ना, कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों में से 20 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आप 10 तो बना लो, 8 तो बना लो, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो अब आपके पास सिलेबस जो मार्क्स बच गए हैं, पीछे 100 बच गए हुए, और ये तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी 100 में से 100 लेके आ जाए। ले कोई तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का छोड़ने का मतलब है अब आपका 100 नंबर का ही रह गया होगा, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर जस्ट 100 मार्क्स, ठीक है ना। 100 में से 100 आप ला नहीं सकते, और 100 में से 100 नहीं ला सकते, तो कहने का मतलब है कि 8 में से 2 कंपोनेंट को छोड़ोगे तो पीछे 6 कंपोनेंट बचेंगे, है ना। और 6 कंपोनेंट में से पहले 2 कंपोनेंट में से 3-3 मार्क्स आपके छूट जाएंगे, और बाकी 4 में से 2-2 छूट जाएंगे। 4 दूने 8, 3 कितने हो गए, 8 और 6 14। तो 100 में से अगर आपको 14 मार्क्स तो गिरने ही गिरने हैं, ये मान के चलो पहले गिरते भी है, क्योंकि 100% तो नहीं ला सकते ना। तो 100 में से आपके 14 गिर गए, तो बच गए कितने, 86। पिछले साल का कट ऑफ क्या था, 92, 900 हो गए बाहर, है ना। अब 86 ला लिया आपने, जो बाकी 6 कंपोनेंट मैथ और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के, अगर आपने 86 ला लिया, तो मैं आपको कहता हूं मिनिमम मार्क्स ले लो ना 8 यहां से, तो कितने हो गए, 94 आ गए ना मेरिट में। दिस इज हाउ थिंग्स विल बी कैलकुलेटेड। हम ऐसे कैलकुलेट करके चलना है कि अगर वर्स्ट सिचुएशन में फंस गए तो इसमें से इतने मार्क्स दे देंगे, 8 नंबर तो बन जाएंगे ना। तो कैसे बनेंगे, फिर यह प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद डेमोग्राफी वाला है, और ये लास्ट वाला है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद जो ये चीजें शुरू वाली हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कैलकुलेशन, कहां तक, यहां तक। ये जो 3 चीजें हैं, इनमें से ये 3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और ये लास्ट वाला पॉइंट, ये 2, फिर ये और ये, यहां से आपको आराम से 10 नंबर मिल सकते हैं। और ये सबसे इजी चीजें हैं इस पूरे वाले में, है तो बाकी भी इजी, पढ़ोगे कंसेप्ट सीखोगे बाकी भी इजी है, लेकिन मान के चलोगे फंस गए, इन दैट सिचुएशन अराउंड इतने नंबर आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। और जाना बोलते हैं, क्लियर हुआ, समझ आ रही है ना कहानी। अब आती है जनरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, जनरल साइंस, और फिर कंप्यूटर। ये अगेन मार्क्स पूछने वाली चीज है। जनरल इकोनॉमिक्स मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है।
मतलब बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ मेथोडोलॉजी फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी के, डिमांड क्या होती है, ठीक है, डिमांड करो क्या हो गया, डिमांड एनालिसिस क्या हो गया, प्राइस, वही डिमांड सप्लाई एंड प्राइस थ्योरी पढ़नी है आपको, बेसिक थ्योरी है। मतलब वो इकोनॉमी नहीं जो हम बड़े पेपर्स में पढ़ते हैं, मतलब वहां पे इकोनॉमी क्या होती है, मतलब बजट पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, ये चीजें बड़ी चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक इकोनॉमी पढ़नी है। आपको पता है ना इकोनॉमी दो टाइप्स की होती है, एक होता है माइक्रो, हाँ, एक होती है मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमी जो होती है वो नेशनल लेवल पे बात करती है, इंटरनेशनल लेवल पे बात करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड लेवल की बात करती है, ठीक है ना, हाउस होल्ड लेवल की बात करती है। और जब भी किसी इकोनॉमिक कंट्री की इकोनॉमी को, वहां के जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ठीक है, उन्होंने क्या करना होता है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से बचाना होता है। वो मैक्रो इकोनॉमिक पे नहीं देखते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक फोकस करते हैं, हाउस होल्ड के ऊपर फोकस करते हैं। आपको पता है हमें तो नहीं लगता है, हमें लगता क्या ही हो जाएगा, हम तो कमा रहे हैं, ठीक है। एक बिजनेसमैन होता है ना जिसका लाखों का दिन की सेल होती है, ठीक है, उसको भी इकोनॉमिक क्रंच ला सकती है हमारे हायर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये उसको भी इकोनॉमिक क्रंच में डाल सकते हैं। उसके पास भी इकोनॉमिकली क्रंच आ सकते हैं अगर ये चाहें तो। कैसे चाहेंगे, ये माइक्रो इकोनॉमी के अंदर जो क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस लेके आएंगे, किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। माइक्रो इकोनॉमी में कैसे, माइक्रो इकोनॉमी में कैसे, माइक्रो इकोनॉमी में हाउस होल्ड लेवल पे उनकी प्रेफरेंसेस, आपके पॉकेट का खर्चा, ये सारी चीजें नोटिस की जाती हैं, ठीक है ना। मैं बात करूं छोटे से लेवल पे, मान के चलो आपको गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है, दिसंबर अभी चल रहा है ना, गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है पता है वो, अभी मैं कल परसों देख रहा था 7.8% टैक्स पे आपको गाड़ी मिलती है। जाओ किसी बैंक में, कितने, 7.8% टैक्स में। यही गाड़ी पिछले मार्च में 11.9% में मिलती है ना। तो आप बोलो आप कहां गाड़ी खरीदना पसंद करोगे, इधर या इधर, इधर करोगे ना। तो ये चीजें कौन देखता है, ये चीजें सारी की सारी हमारे माइक्रो इकोनॉमी डिसाइड करती है, हाउस होल्ड लेवल पे कैसे इंपैक्ट करना है। तो ये इकोनॉमी की थ्योरी जो होती है हमें बेसिक इकोनॉमी में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। कैसे, मतलब डिमांड किसी चीज की बढ़ गई, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, है ना। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम कर दी तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ती है। सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड गिर जाएगी। ये बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अलावा भी है, ये नहीं कि आपको बेसिक ही पढ़ना है, थोड़ा सा ये है, जैसे मैं बात करूं, प्राइस फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन होगा, कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होते हैं, प्लानिंग एंड मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, एलपीजी रिफॉर्म्स 1990s में, ठीक है, मेजर्स ऑफ द नेशनल इनकम एंड द रोल ऑफ आरबीआई का क्या होता है, ये बेसिक इकोनॉमी का कंसेप्ट। बड़े प्यारे कंसेप्ट होते हैं, पढ़ोगे इजीली लगते भी हैं, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे आराम से दिखेंगे, ठीक है। फिर देखो जनरल साइंस है, देखो ये साइंस अप टू 12th होती है, इतना समझ लो, सॉरी नॉट 12th बट अप टू 10th लेवल की जो है आपको साइंस पूछी जाती है। बेसिक कंसेप्ट होते हैं आपको साइंस के, साइंस में आप देखोगे सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, यहां से देखो, और इसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमनली सबको याद होती है, और आपको करना क्या है, लाइन टू लाइन चीजों को पढ़ के चले जाना है, ये लाइन टू लाइन, हर एक चीज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्लास नोट्स बनाए जाएंगे तो यहां से ज्यादा निकल जाएगा। फिर रहता है आपका फाइनल, दैट इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक है, ये सारी चीजें यहां से लेके यहां तक बेसिक है। एक चीज ये है जो थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, कांसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हर साल क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हर साल क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर वायरसेस से भी आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी आता है, ठीक है, और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस से भी क्वेश्चन आता है। बट अब यहां से क्या होता था, पहले पहले ये नॉर्मल क्वेश्चन आते थे यहाँ से, ये वाले एरिया। अब उन्होंने क्या कर दिया हुआ, हर एक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, इसके अंदर जाके चीजें पूछने लग गए हैं वो। तो ये वाला कंपोनेंट आपको थोड़ा अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपको पता है उन बच्चों के लिए, मैं आपको बता दूं टोटल आपके पास 8 कंपोनेंट्स है ना, जिसमें से 2 कंपोनेंट ऐसे हैं, एक आ गया मैथ, एक आ गया स्टैटिक्स, ठीक है, जो थोड़ा सा हर बच्चे को टफ लगेगा, लेकिन बाकी जो बचे हुए 6 कंपोनेंट्स हैं
तो आप इन 6 कंपोनेंट्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि आप इसमें मिनिमम मार्क्स अपने लॉस करोगे, मिनिमम लॉस मार्क्स अपने लॉस करोगे, ठीक है ना। लाइक मैं बात करूं तो जीएस में 30 नंबर है तो वहां पे भी कम, अकाउंटेंसी में 30 है वहां पे भी कम, और बाकी 4 कंपोनेंट्स में 10-10 नंबर हैं, जैसे कंप्यूटर है, इंग्लिश है, साइंस है और इकोनॉमिक्स है। तो इनमें आप कम चीजें लॉस करो, अगर यहाँ पे लॉस हो भी जाता है 50% का इन दोनों में से, ताकि आप यहां से अपनी सिलेक्शन ले पाओ, ठीक है। तो फोकस शुड बी हियर, बट मीन टाइम आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए 10 नंबर ये यहां से बनाना बहुत जरूरी है। तो जिसको आता है मैथ, जिसको मैथ आता है वो फोकस करे कि आप मैथ में से 20 ले, और यहाँ पे अगर उसके थोड़े से मार्जिन कम होगा भी तब भी वो सेक्शन पा लेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द सिलेबस फॉर द होल फा का जो सिलेबस बताया हुआ है, ये पुराने सिलेबस की डिस्कशन की मैंने। अब ये मान के चलो कि ये सिलेबस ऑलमोस्ट वैसा ही रहने वाला है, कुछ चीजें चेंज नहीं होने वाली हैं, होंगी तो माइनर्स ही होंगी, ठीक है। अब देखो ये लास्ट टाइम का पेपर है, कोई बात नहीं, होल्ड कर दो। ये ना हमारा पेपर है लास्ट टाइम का, ठीक है। मैं पूरा पेपर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसे ना पेपर दिखाऊंगा, देखना पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ पहला है, नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, साइंस का क्वेश्चन है ना, नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। फिर पूछा क्वेश्चन विटामिन के बारे में, ठीक है, विटामिन को आपको मैच द फॉलोइंग करना है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखना क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंस्टेड ऑफ, मतलब फूड कैन बी कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू, टिन से कोट करते हैं जिंक से नहीं, क्यों, रीजंस बताया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया नॉर्मल इकोलॉजी में फूड चेन आपको बेसिक याद करनी है, ठीक है। इलेक्टोरल पैरामीटर्स और मेजर यूनिट्स कैसे करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ये पेयर करने करेक्टली मैच कौन कौन से हैं, उनके फॉर्मूलेज बताए हुए, ठीक है। फोर्सेस दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर टू एज, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द स्मॉग एंड डिफाइन इट्स लेयर्स, स्मॉग को किसने यूज किया, उसकी लेयर्स को किसने डिफाइन किया हुआ। ये साइंस नहीं है, ये जनरल स्टडीज का पेपर है, ठीक है, उसमें साइंस उन्होंने पूछ दी हुई है। फिर 9th क्वेश्चन देखो, लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। आप एसएसबी ने पता क्या किया कुछ टाइम से, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछने शुरू, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये 2 साल पुराना पेपर है, 2-2.5 साल पुराना पेपर है, तब क्वेश्चन वन लाइनर ज्यादा पूछते थे। अब उसके बाद ट्रेंड चेंज किया एसएसबी ने, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो इनफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इनसाइड द अर्थ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखना विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन, कौन से हिल के ऊपर है, ठीक है। किसी ने गलत टिक किया, त्रिकुटा हिल है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखो मैंने आपको बताया हुआ था, देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 2 3 4 एपिसोड पूछे, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, पहले कौन हुआ था, बाद में कौन, बाद में कौन, बाद में कौन। हिस्ट्री से क्वेश्चन देखो कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो फर्स्ट लेजिस्लेचर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से क्वेश्चन था, महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में इसको बोलते थे प्रजा परिषद, प्रजा सभा, ठीक है ना। ए आंसर इसका, प्रजा सभा जो थी उसको मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी 1934 में, तो महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी, उसको क्या नाम देते थे। क्वेश्चन है नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, मैंने बताया रिवर्स के बारे में जब आप पढ़ोगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हर एक रिवर की ट्रिब्यूटरीज पढ़ दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है एज पर जेएंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पूछा था ना, बताया था सिलेबस में मैंने, यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर, कौन सी यूटी बनाई हुई है, तो लद्दाख, ठीक है ना। कुड डांस, मैंने अभी वो आपको बताया था, कुड डांस के ऊपर वो दैट इज कॉल्ड आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुड डांस हो गया, हफीजा डांस हो गया, ये चीजें इसमें बताई जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ गेटवे ऑफ टू द कश्मीर वैली, कौन सा गेटवे टू कश्मीर वैली है, ऐसा कौन सा पास है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है, दो जिला पास, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है, वैसे अभी सभी होगी हुई है, तब कम थी, अब सभी होगी हुई है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ स्टेटें काउंट करनी है आपको। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काजीरंगा, चिम कॉर्बेट, रणथंबोर और गिर नेशनल पार्क जो है, आगे स्टेटें बताइए, यही बताया था अभी मैंने सिलेबस में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ मेजर पूछ देंगे और उनके बताएंगे कौन सी स्टेट के अंदर है,
ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन पूछा हुआ, ये उस टाइम के पीरियड का करंट अफेयर से क्वेश्चन था। G20 सबमिट हुई थी, आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 वाला, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 और COP 28 क्लाइमेट सबमिट की दुबई में। अब ये पूछा हुआ कि कौन सी पहले हुई थी, कौन सी बाद में, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद। लेकिन ये करंट अफेयर का तब का क्वेश्चन है, अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन बताया उन्होंने, ग्राफी ग्राफ्स के बारे में क्वेश्चन पूछा, कैसे बनाई जाती है, तो क्रॉपिंग पैटर्न मैंने बताया था ऊपर, इसमें यही चीजें हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सेंसस से क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टूरिस्ट प्लेस जो है कालाहुई ग्लेशियर इज लोकेटेड, तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर कालाहुई ग्लेशियर है, वहां पे कौन सी टूरिस्ट प्लेस जो है कालाहुई ग्लेशियर के पास है, आई थिंक गुलमर्ग होगी, कालाहुई ग्लेशियर उस साइड है, सोनमर्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ये देखो हुसैन सागर, पुलिकेट, डल लेक और लोकटक लेक, पढ़ा ना अपने सिलेबस में हमने, लेक्स ऑफ इंडिया की, रिवर एंड लेक्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की लेक्स पूछी गई है। जैसे हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में है, पुलिकेट, डल लेक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो निकाल दो यहीं से, ये क्वेश्चन निकालना बड़े इजी होते हैं, देखना निकाल दो यहीं से। ए का 3, तो ए का 3 कहां कहां पे है, देखो ए का 2 है काटो, ए का 1 है काटो, ए का 4 है काटो, ए का 3 है यहां लगा दो, बाकी छोड़ो। क्वेश्चन निकालने का ना ये तरीका, ये क्वेश्चन बड़े प्यार से, डल लेक जो है कहां पे है, हाँ सी का 2 है, ठीक है। तो सी का 2 देखो कहीं पे, यहाँ पे, यहाँ दोनों में सी पे, ये देखो सी पे 4 1, ये कट गए, ये दो हो सकते हैं। और अब देखो लोकटक लेक मणिपुर में है, तो डी का 1 है, डी का 1 सी का 2, ये आंसर है, आराम से आंसर निकलता है। तो एक दो मिल गए, बाकी जुड़ जाते हैं खुद ही, ठीक है ना, तो आराम से निकलते हैं क्वेश्चन। फिर देखना आगे जाओगे, अजंता के उस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बताया था ना, मोनूमेंट्स पढ़ेंगे हम, आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर है पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, दादा भाई नारोजी को, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर आ गया कुछ डैम्स हैं और उनकी स्टेट्स बताई, रिवर्स के साथ आपको पढ़ने को मिल सकता है आराम से, ठीक है। उसके बाद देखो फाउंडर्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की चीजें बताई हुई है, कौन कौन सी चीजें जम्मू कश्मीर में कैसे हुई थी। उसके बाद देखना क्वेश्चन क्या पूछा, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है किसका, अकाउंटेंसी के। तो व्हाट इज कास्ट, फिक्स्ड कास्ट इज अ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, क्वेश्चन देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्राइम कास्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मेशंस, ये फॉर्मेशन बताइए, इसमें से प्राइम कास्ट निकालिए, मैंने कहा ना कैलकुलेशन बेस्ड, फार्मूला बेस्ड चीजें मिलती हैं आपको यहाँ, ठीक है। सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट्स आर सीन इन, अब सप्लायर भी तो होता है, जो चीजें आपको सप्लाई करता है, उसका अकाउंट कहां से क्या बन, इनमें से क्या कहलाता है चीजें। बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, किसमें कौन से स्टेप में आती है, मतलब पहले आप क्या बनाते हो, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे पे क्या, चौथे पे क्या, ऐसी चीजें आपको कैलकुलेट होती है अकाउंटेंसी में, तो कौन से नंबर पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे बुक कीपिंग करते हो, ठीक है। फॉलोइंग इज द करेक्ट, इक्विटी क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होता है, या इक्विटी, आपको इनका बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। तो लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से एसेट्स प्लस लायबिलिटी जो होता है वो इक्विटी होती है, या क्या चीजें क्या होती है, ठीक है। विच कंसेप्ट जस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी, ये मिलेंगी कहां से, अकाउंटेंसी से। डेप्रिसिएशन, सॉरी, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होती है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट में क्या क्या मतलब होता है, चेक टाइप्स बताई हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज ओनली इज कॉमनली नोन एज, आपके पास अब इनकम्प्लीट वे में आपको बताइए उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट आर ड्राइंग इन द चार्ज टू पार्टनर्स, ठीक है। तो ये सारी अकाउंटेंसी की स्टेटमेंट आपको पूछी गई है, अकाउंटेंसी टफ नहीं होती, बड़े अच्छे नंबर चढ़ते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो, ठीक है। कहां तक है, 60 तक। अब 60 के बाद देखना, ये 10 नंबर की साइंस पूछी उन्होंने, सॉरी साइंस नहीं पूछी है, इंग्लिश 10 नंबर की। अ स्नेक इज अ इन द ग्रास, ठीक है, अ स्नेक इन द ग्रास क्या है, ये सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी, ठीक है ना। तो मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जैसा होता था ना, वो चीज आपको यहाँ पे बताइए। सिनोनिम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, फ्रेजेस एंड मीनिंगफुल रेफरेंसेस में आ गया। फिर देखो इंसर्ट प्रॉपर प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, ठीक है ना। ये 10 नंबर की आपको इंग्लिश पूछी जाएगी। फिर देखो यहाँ से आपका आ जाता है, मैंने कहा था ना स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, कैसे होते क्वेश्चन होते हैं,
क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंडरी डाटा इज प्राइमरली सोर्स फ्रॉम, कहां से आप सेकेंडरी डाटा को प्राइमरी सोर्स करते हो? ओरिजिनल रिसर्च से, खुद रिसर्च करोगे तो प्राइमरी हो जाएगा, पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस से, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू से, या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से। तो पब्लिक अवेलेबल डाटा जो होता है ना, मान के चलो आपने न्यूज़पेपर से कोई चीज पढ़ी, तो क्या आपने वो प्राइमरी खुद रिसर्च की? नहीं, वो कहां से पढ़ी आप? वो किसी ने करके रखा, आपने वहां से उठाया, पिकअप किया। ऐसी कंसेप्ट वाली चीजें यहाँ पे, ठीक है ना। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स? सर्वेइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स, पेपर्स को रिसर्च करोगे तो आपके पास प्राइमरी डेटा थोड़ा ना मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा। रिव्यूइंग सेंसस डेटा, तो डेटा बना हुआ है, आपने उसको रिव्यू किया हुआ है। एनालाइजिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तो ये भी बने हुए हैं, आपने क्या किए हुए हैं? पढ़े हुए हैं। कंडक्टिंग इंटरव्यूज एंड सर्वेज, खुद कंडक्ट करोगे इंटरव्यू जा जाके, दैट विल द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। दिस इज द सिंपल स्टैटिस्टिक्स, यू कैन इजिली मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स में 10 से 12 नंबर कर सकते हो अगर आपको नहीं आती चीजें, ठीक है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चनरी प्रिपरेशंस, अब क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप्स के पूछे जाते हैं, तो आप जब यहाँ पे पढ़ोगे इजिली निकालोगे क्वेश्चन प्रिपरेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग द टैबुलेशन, टैबुलेशन इज फॉल्स, टैबुलेशन होता क्या है, और टैबुलेशन के बारे में आपको बताना है कि फॉल्स डेटा कैसे बनता है। 8 randomly selected college students were asked to state the number of hours they slept the previous night. The resulting data is this. Arrange the following values in decreasing order. ठीक है ना, आपको इसको फिलअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कहा स्टेटिंग में कंसेप्ट, मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन के लिए, सॉल्व करने के लिए मिलेगी, तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। फिर जो मैंने आपको बोला था कि कुछ अलग चीजें होती हैं थोड़ी स्टैटिक्स में, दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड, तो ये वो आ जाती है, ठीक है। ये आ गया स्टैटिक्स आ गया। यहां से 81 से स्टार्ट हो गया आपका मैथ। इंटरेस्ट वाला मैंने कहा था इजी होता है, ये क्वेश्चन इंटरेस्ट वाला, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। उसके बाद ये चीजें आ गई मैथ की, देख लो नीचे, ये मैथ के ये चीजें कुछ हो सकता है टफ लगे आपको, ये चीजें टफ लगे आपको, टफ होती नहीं है, पढ़ोगे बड़ा मजा आता है इनको निकालने में। देखो ये इजीली निकल जाती है, तो थोड़ा सा मैथ ही आ गया, ठीक है ना। ये भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ गया। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, अगेन यू कैन डू दिस दैट क्वेश्चन आल्सो, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। 10-12 नंबर आराम से बनाए जा सकते हैं। और ये अब आपका आ गया दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस क्या करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या होती है, ठीक है ना। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टीबीटी, व्हाट इज दिस टीबीटी एंड ऑल, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, बैंक रेट्स, ठीक है। फाइनेंशियल which 5-year plan of India was based on the Mann-Lobis models, first 5-year plan, second 5-year plan, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नॉट 4 main factors of the production नहीं है, लॉरेंस कर्व हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से देखने को मिली, ठीक है ना। और फिर यहां से आपका स्टार्ट होता है ये क्या, दैट इज साइंस 10 नंबर की। साइंस भी इजी होती है, देखो व्हाट इज ड्राई आइस, मोस्ट मैलेबल मेटल, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ द कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, ये सारी चीजें आपको यहां से देखने को मिली। और लास्ट पे 10 नंबर का आपका आएगा कंप्यूटर। मैंने आपको कहा कंप्यूटर अगेन इजी होता है, एक्सेप्ट ये पुराना पेपर है, सब चीजें इतनी ज्यादा टफ नहीं पूछते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है, एक्सप्लोर कर करके कुछ नई चीजों में घुस रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनके अंदर वर्किंग का कुछ डिफरेंट वे होता है, वो अलग अलग पूछ लेते हैं। हाँ, स्टेटमेंट वाइज पूछ लेंगे या अलग से पूछ लेंगे कि अंदर जाने के बाद ये वाली कॉलम पे क्लिक करने के बाद क्या मिलता था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, तो हम लोगों ने क्या किया है, 13 दिसंबर यानी कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। प्रज्ञान IAS में यहाँ पे क्लासेस आपकी बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में रहेंगी। क्लासेस जो रहेंगी आपकी दोनों ऑनलाइन भी रहेंगी, ठीक है, और प्लस ऑफलाइन भी मिलेंगी, दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। प्रॉपर सिलेबस करवाने की कोशिश रहेगी, हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्टैटिक्स, मैथ और अकाउंटेंसी पे फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वही एक सिलेबस ऐसा है जो बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है और हमारे फा के पेपर में डिफरेंट है, ठीक है। इस पे फोकस रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस, इसके अलावा GS हो गया या बाकी 4 कंपोनेंट्स हैं वो सारे अच्छे से करवाए जाएंगे, ठीक है। मटेरियल प्रोवाइड होगा, फाइनेंस अकाउंटेंसी का अलग से मटेरियल मिलेगा, बाकी सबका मटेरियल भी प्रोवाइड होगा।
प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स मैंने आपको बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ शुरू से कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैटर करते हैं कि कैसे आप कैसा क्वेश्चन पूछने वाली है, ठीक है। उसके बाद 30 डेज प्रिपरेशन रोडमेप फॉर 2024 के लिए, मतलब हम जो पीछे वाला चला था उसका जो पहले पहले हुआ था उसके बेसिस पे हम आगे करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास सारे सिलेबस जो होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है उन सब टॉपिक्स के ऊपर आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाए। तो यानी कि मैं कुल मिला के कहूं तो क्लास टेस्ट रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाउट सेशन रहेंगे, ठीक है, डाउट सेशंस रहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा डाउट आपको अकाउंटेंसी में, मैथ्स में और स्टैटिक्स में मिलेंगे, उनके अलग से डाउट सेशन भी रहेंगे। क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास टेस्ट मिलेंगे यानी कि इनके नोट्स भी मिलेंगे और क्लास के टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद रेगुलर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, ठीक है। और फिर इसके अलावा अलग से टेस्ट सीरीज भी चलाई जाएंगी जो आपको 20-25 टेस्ट देखने को मिलेंगे कंपोनेंट वाइज और फिर फुल टेस्ट में देखने को मिलेंगे। एक तो क्लास टेस्ट होते हैं ना, एक वीकली टेस्ट होंगे, इसके अलावा एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी, ठीक है, जहां पे आपको पूरे इसके अराउंड 30 टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 6 कंपोनेंट है, 8 कंपोनेंट है, हर एक पे 3-3 रख दो तो 24 हो गए, 5-6 फुल लेंथ मॉक भी मिलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो 13 दिसंबर यानी कि आने वाले मंडे से जो है इसका स्टार्ट होगा ये पुराना, सॉरी ये आज 13 दिसंबर आज था, 14-15 दिसंबर से, ठीक है ना, आपका जो बैच स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम 15 दिसंबर मंडे से, ठीक है। 15 दिसंबर यानी कि परसों आने वाला जो मंडे है यहाँ से आपका बैच स्टार्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अकाउंटेंसी स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू। देखो क्लास 1.5 घंटे की होती है, टाइमिंग अभी पूछ लेना इनको, टाइमिंग क्या सेट करते हैं, ठीक है ना। तो 1.5 घंटे की नहीं, 2 क्लासेस होंगी, एक एक कंपोनेंट की होगी, एक दूसरे कंपोनेंट की, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि अगर आप नहीं आ पाते, जैसे आप पढ़ रहे हो, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं या तो जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे होते हैं प्राइवेट एंड ऑल, तो उनको क्लासेस में टाइम नहीं मिलता है, तो उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। जिस दिन उनको टाइम होगा वो ऑफलाइन क्लास में आ जाया करेंगे, जिस दिन नहीं हुआ टाइम तो उनको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड मतलब आपको जो दिन को पढ़ाया गया, आप शाम को जब फ्री होते हो तो आप वो वाली क्लास पढ़ लो, उसके जितना आपको पढ़ाया होगा वो चीजें आप पढ़ लो, ठीक है ना। और हफ्ते में एक बारी तो वैसे भी छुट्टी होती है, आप इंस्टीट्यूट आ जाओ, आगे अपना हफ्ते भर का जो टेस्ट होगा, जो पढ़ाया होगा टीचर्स ने वो टेस्ट लेंगे तो वो टेस्ट दे दो, एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट होगा। नोट्स वगैरह है या तो कुछ पूछना है तो उसके लिए भी आप आ सकते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन बच्चों के लिए ये है कि चलो जो नहीं आ सकता है, बेटर रहता है कि ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन में 1-to-1 इंटरेक्शन होती है ना, तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। घर बैठ के थोड़ा बंदा फोन चला लेता है, थोड़ा कुछ कर लेता है तो ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती। फिर भी हमने सब चीजें इकट्ठी चलानी होती है तो बेटर है कि अगर आप जॉब करने वाले बच्चे बहुत सारे होंगे वो घर से भी चला पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सैटरडे संडे जब भी छुट्टी होती है तो आप सैटरडे या संडे को आके इंस्टीट्यूट में टीचर से भी मिल सकते हो। पूरे हफ्ते भर में कोई क्वेरीज होंगी, कोई चीजें नहीं समझ में आ गई तो अलग से टीचर से पूछ भी सकते हो। हाँ हाँ, आराम से संडे को फिजिकली आके टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट वैसे ज्यादातर ऑनलाइन रखते हैं हम लोग, जो क्लास टेस्ट होते हैं या सैटरडे संडे के टेस्ट होते हैं हम इनको ऑफलाइन रखते हैं। तो आप इनको ऑफलाइन भी दे सकते हो घर पे बैठे हुए, लेकिन अगर आप चाहो तो मतलब ऑनलाइन घर बैठे हुए दे सकते हो, लेकिन आप चाहो तो आपको टीचर से मिलना है, हफ्ते भर जो पढ़ा हुआ उसमें कुछ चीजें क्वेरीज हैं आपकी नहीं समझ में आया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स मैथ अकाउंटेंसी ऐसी चीजें हैं जहां समझ नहीं आएगी, तो आप पर्सनली आके टीचर से मिल सकते हो, है ना। ओके कुछ और वो बाहर बात करें।